डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अधिनायक तंत्र का अर्थ, उसके प्रकार, लक्षण एवं उसके गुण दोषों का अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायक तंत्र, जिसे डिक्टेटरशिप भी शासन प्रणाली कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्राय सेनाधिकारी विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप उस एक व्यक्ति की सरकार है जिसने शासन उत्तराधिकार के फलस्वरूप नहीं वरन बलपूर्वक प्राप्त किया हो तथा जिसे पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो, अर्थात संपूर्ण राजनीतिक शक्ति न केवल उसी के संकल्प से उद्यत है वरन कार्य क्षेत्र और समय की दृष्टि से असीमित तथा किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं, और वह उसका प्रयोग बहुधा अनियंत्रित ढंग से विधान के बदले अज्ञप्तियों द्वारा करता हो। डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र शब्द को सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले रोमन लोग थे, जो कुछ विशिष्ट प्रशासकों को अनुमानित इसलिए डिक्टेटर कहते थे कि उनके कोई सलाहकार नहीं होते थे। रोमन गणतंत्र के संविधान में एकाधिनायकत्व या अधिनायकवाद से तात्पर्य संकटकालीन स्थिति में किसी एक व्यक्ति के अस्थायी रूप से असीमित अधिकार प्राप्त कर लेने से था। संकट टल जाने पर एकाधिनायक के असीमित अधिकार भी समाप्त हो जाते थे और उन्हें छोड़ते समय उसे उनके प्रयोग का पूरा ब्यौरा देना पड़ता था। अतः विधान तथा शासितों के प्रति उत्तरदायित्व अधिनायक की प्रमुख विशेषता थी। आधुनिक युग में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसी एक व्यक्ति या वर्ग के स्वार्थ के लिए विधान का उल्लंघन एकाधिकारनायत्व का प्रमुख लक्षण हो गया। युद्ध ने जनसाधारण के मस्तिष्क को थकाने के अतिरिक्त उस पर संयम के स्थान पर सैन्य अनुशासन आरोपित कर सभी सामाजिक क्षेत्रों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति उत्पन्न की। सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक सत्ता के केंद्रीकरण ने लोगों को इस बात के लिए अभ्यस्त बना दिया कि वे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी निरंकुश सत्ता के निर्णय मान लें जो किसी के प्रति उत्तरदायी न हो। ऐसी परिस्थिति में जनतांत्रिक पद्धति विकसित होती जान पड़ती है। फलतः युद्ध से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सामान्यतः लोग ऐसे लौह पुरुष के स्वागत के लिए तत्पर थे जो अपने शौर्य, आत्मविश्वास और कटिबद्धता के बल पर उनका मत लिए बिना राष्ट्र के नाम पर अपनी इच्छा तथा आदेश से समस्याओं का समाधान कर दे। इसलिए जनता के लिए सामान्यतः एकाधिनायक यह कर्मठ व्यक्ति हुआ जो स्वयं राष्ट्रीय प्रतीक बन किसी रहस्यमयात्मक आकर्षण द्वारा अपने प्रति आदर का भाव जगा सके तथा इस आधार पर लोगों को महान होने के अनुभव करा सकें कि वे उससे संबंधित है। एकाधिकारनायत्व की प्रमुख विशेषता उसके उद्गम में है। किसी देश तथा युग में इसकी स्थापना कभी उन साधनों से नहीं होती जो उस देश और युग में वैध माने जाते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि उसकी नींव विधान के उल्लंघन पर हो, यद्यपि उसका अस्तित्व किसी विधान से न मानने पर आश्रित नहीं है। प्रत्येक एकाधिनायकत्व का प्रारंभ विलय से होता है और फिर संभवतः किन्हीं कारणों से यह अपना क्रांतिकारी स्वरूप बनाए रख सकता है, परंतु इसका उद्देश्य पुराने विधान के स्थान पर नए विधान की स्थापना भी हो सकता है, क्योंकि एकाधिनायत्व पुरातन जीर्ण व्यवस्था की असफलता तथा नवीन व्यवस्था के लिए उसके ध्वंस की पूर्व कल्पना करता है। दूसरी प्रमुख विशेषता कि जनतंत्र जो सिद्धांत है प्रत्येक नागरिक को
सरकार में भाग लेने का अधिकार देता है, के विपरीत इसका संचालन एक व्यक्ति या वर्ग के हाथ में दूसरों पर शासन करने के लिए होता है। तीसरे, सत्ताधारी खुले ढंग से यह घोषित करता है कि राष्ट्र में उसका एक विशिष्ट स्थान है। अतएव व्यापक अर्थ में एकाधिनायकत्व सरकार वह व्यवस्था है जिसमें राज्य के एक या कई सदस्य खुले तथा व्यवस्थित ढंग से पूरे राष्ट्र पर शक्ति का, जिसे उन्होंने पूर्व के सभी वैध अधिकारों और स्थापनाओं के उल्लंघन के फलस्वरूप होने वाली हिंसा से अर्जित किया है, प्रयोग सरकार में भाग न लेने वाली जनता की सम्मति से स्वतंत्र रहकर करते हैं। अधिनायक तंत्र की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने अधिनायक तंत्र की परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार है। न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उनका असीमित रूप में प्रयोग करते हैं। फोर्ड के शब्दों में, राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। सोल्टाउ के शब्दों में, एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतया वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतया दोनों के सहयोग से ही प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संपूर्णता होनी चाहिए, जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी कर सकेंगे। आधुनिक अधिनायक तंत्र के लक्षण। न्यूमैन ने अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, यह एक पुलिस राज्य होता है। नंबर 2, उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। नंबर 3, उसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। नंबर 4, उसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है। नंबर 5, वह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। अनेक विद्वानों ने अधिनायक तंत्रवाद के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। नंबर 1, सर्वाधिकारवाद। नंबर 2, प्रजातंत्र का विरोधी। नंबर 3, एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। नंबर 5, जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। नंबर 6, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। नंबर 7, युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। सरकार के स्वरूप के आधार पर एकाधिकारत्व 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, एक व्यक्ति के अधिनायक होने पर व्यक्तिक अधिनायकत्व तथा दूसरा, एक वर्ग के अधिनायक होने पर सामूहिक एकाधिकारत्व की स्थापना होती है। व्यक्तिक एकाधिनायकत्व विशेषतः फ्रांसीसियों में एकाधिनायक अपने निजी कर्मचारियों की सहायता से फ्यूरर के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र ढंग से शासन करता है। फ्यूरर की विशेषता यह है कि वह अपने सहायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वरन अपने से ऊपर राष्ट्र, इतिहास या ईश्वर के प्रति अपना दायित्व घोषित करता है। फ्यूरर अपने सहायकों को नियुक्त करता है, जो अपने अधीन कर्मचारियों को, और ये कर्मचारी फिर अब अधीनस्थों को नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार पूरी व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति का कोई स्थान नहीं होता और संपूर्ण ढांचा सर्वोपरि चरम बिंदु पर अवलंबित होता है। सामूहिक एकाधिनायकत्व में फ्यूरर के स्थान पर उत्तरदायी नेता होते हैं। नेताओं की एक श्रेणी उच्चतर श्रेणी के नेताओं को चुनती है। प्रत्येक नेता अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार संपूर्ण ढांचा निम्नतम आधार पर अवलंबित होता है। सामाजिक शक्तियों के आधार पर ही एकाधिकारनायकत्व के 2 वर्ग हो सकते हैं। 1, जब व्यक्तिक एकाधिकारत्व में सहायक वर्ग किसी दल, निजी या राजकीय सेना, चर्च या प्रशासकीय विभाग का हो। नंबर 2, जब सामूहिक एकाधिनायकत्व में यही वर्ग स्वयं अधिनायक हो।
एकात्मक अधिनायकवाद, जिसमें केवल एक वर्ग या केवल एक व्यक्ति तथा जिसका सहायक केवल एक वर्ग यथा निजी सेना हो। बहुलवादी अधिनायकवाद, जिसमें कई शक्तियाँ, व्यक्ति या वर्ग हो जो पूर्ण रूप से अपने को अधिनायक के अधीन न करे और सत्ता के लिए परस्पर होड़ करे, परंतु ऐसी स्थिति में भी अन्य से अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति या वर्ग का अस्तित्व तो होता है। अधिनायक तत्व के तीनों वर्गीकरण एक दूसरे से संबंध भी हो सकते हैं, यथा सेना, एकाधिनायकत्व, निजी तथा सामूहिक दोनों ही हो सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण अधिनायककर्ताओं में धार्मिक सांप्रदायिकता की विशेषता होती है, यथा उत्साह के साथ प्रवृत्ता की पूजा तथा एक विशिष्ट विधि के प्रति श्रद्धा। महान व्यक्तियों से संचालित सदैव आकर्षक विचारधारा से प्रेरित अपने अनुयायियों से कर्तव्य के रूप में बलिदान की मांग करता हुआ एकाधिनायकत्व सक्रिय व्यक्ति द्वारा स्थापित सरकार का एक स्वरूप है। वह उन पराक्रमी और गतिशील वर्गों को लेकर चलता है जो सम्यता विलप के लिए प्रवृत्त होते हैं, यथा सेना, शूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग। एकाधिनायक अपने संकल्प और भाव शासितों पर आरोपित करता रहता है। इन आरोपणों के दो साधन हैं, नकारात्मक सकारात्मक। नकारात्मक साधन है आलोचना को रोकना, विरोधी बहुमत या अल्पमत को नष्ट करना, राज्य संबंधी आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों को गुप्त रखना। इन साधनों में सहायक साधन हैं संसद की संपत्ति, संघों तथा दलों का विघटन, प्रेम पर प्रतिबंध, शिक्षा पर नियंत्रण, प्रमुख विरोधियों का निष्कासन आदि। इस संबंध में हिंसा तथा आतंक की भी चर्चा की जाती है, परंतु वस्तुतः एकाधिकारतंत्र की केवल प्रारंभिक अवस्था के लक्षण हैं जो सामान्यतः क्रांतिकारी और इसलिए अवैध होते हैं। यदि एकाधिनायकत्व इस अवस्था से गुजरने में सफल हुआ तो यह साधारण हिंसा और आतंक के स्थान पर प्रशासकीय विधान स्थापित करता है। सैन्य एकाधिनायकत्व सामान्यतः इन्हीं नकारात्मक साधनों से संतुष्ट रहता है, परंतु वर्ग एकाधिनायकत्व इसके अतिरिक्त सकारात्मक साधनों का भी प्रयोग करता है, यथा प्रचार द्वारा अधिनायक के भावों, विचारों और मतों का जनता पर आरोपित इच्छानुकूल जनता का सृजन आदि। इन साधनों के सहायक साधन हैं राष्ट्रीय या वर्ग प्रतीकों की पूजा, उत्तेजक संगीत का प्रसार, दम्भ या घृणा की भावनाएं, उभारने वाला भाषण, आज्ञापालक की आदत डालने के लिए समस्त राष्ट्र को सैन्य शिक्षा देना, विद्यालयों के लिए पुस्तकें तैयार करना, बौद्धिक विचारधारा का प्रचार, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों तथा विद्वानों को घूस देकर उनका मुंह बंद करना। परंतु किसी भी सभ्य देश में जिसका निकट अतीत ऐदार्यवादी या जनतांत्रिक रहा है, ये साधन एकाधिनायकवाद की स्थापना के लिए तब तक पर्याप्त नहीं हैं जब तक उनके स्थान पर जनता से लुभाने आदर्श यथा आज्ञाकारिता, अनुशासन, सत्ता, एकता, शक्ति, देश प्रेम आदि के लिए सतत अपील न की जाए और व्यक्ति में अपने निजी अधिकारों को एकाधिनायक के हाथों सौंपने का उत्साहपूर्ण भाव न उभारा जाए। इसके लिए धर्म से संबंधित भावों को विकृत कर अपने राज्य, राष्ट्र, जाति या वर्ग की संस्तुति या पूजा के भावों में परिणत किया जाता है। जिस अवैध ढंग से एकाधिनायकत्व की स्थापना होती है, उसी ढंग से अतिरिक्त उनका उन्मूलन प्राय असंभव है। एकाधिनायक राष्ट्र को स्वायत्त शासन की विधियां सीखने से रोकता है और इसलिए एक एकाधिनायक के देहांत के बाद व्यक्ति और वर्गों में सत्ता के लिए प्रतिद्वंद्विता राष्ट्र के लिए विपरीत कारण बन सकती है। अधिनायक के गुण। अधिनायक तंत्र व्यवस्था के व्यवहार में इतने लाभ हैं कि अनेक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता लोकतंत्र में कुछ लोगों की मनमानी करने की स्वतंत्रता से उबकर अधिनायक तंत्र व्यवस्था की कामना करने लगती है। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो विदित होगा कि जिस
देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष तथा अभाव था, वहीं अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतंत्र व्यवस्था लोगों में निराश तथा अभाव उत्पन्न करने वाली बनी, वहीं इस व्यवस्था की स्थापना हो गई। आज भी अनेक राज्यों में जनता अधिनायक तंत्र को अच्छा मानकर निरंकुश शासकों का पूर्ण समर्थन नहीं करती दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के लिए जिम्मेदार हैं। संक्षेप में ऐसे शासन के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, अधिनायक तंत्र में शासन कुशलता होती है। सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं, वरन निर्णयों के क्रियान्वयन की भी सुव्यवस्था हो जाती है। अधिनायक तंत्री व्यवस्था में शासन के सभी भयभीत रहते हैं, इस कारण वे कार्य में देरी या शिथिलता नहीं करते हैं। निरंकुश शासक के प्रति संपूर्ण प्रशासन न केवल उत्तरदायी रहता है, अपितु हर समय सतर्क, सावचेत व सक्रिय भी रहता है। इससे शासन में कार्यदक्षता आ जाती है। नंबर 2, इस व्यवस्था का दूसरा गुण देश का तेजी से विकास होता है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना तथा एक विकास लक्ष्य रहने से देश की संपूर्ण शक्ति इसी लक्ष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में प्रयुक्त होती है। आर्थिक साधनों का समुचित विकास का उपयोग संभव होता है। देश के विकास के लिए एकता, शांति व व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अधिनायक तंत्र में इसकी ठोस व्यवस्था रहने के कारण देश के सारे साधन विकास में लगाए जा सकते हैं। नंबर 3, देश में एकता की स्थापना में अधिनायक तंत्र बहुत सहायक रहता है। विभिन्न दलों तथा विरोधियों का दमन करके देश में एक दल, एक नेता का शासन स्थापित होने के कारण सारी जनता उसके प्रति वफादार हो जाती है। नेता के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं गूंथ जाती हैं तथा देश का ठोस एकता के सूत्र में बन जाता है। दल का नेता एकता में बांधने का साधन हो जाता है और उसी में सबको अपनत्व का आभास होने लगता है। हिटलर व मुसोलिन इसी तरह जर्मनी व इटली को एक करने में सफल रहे थे। नंबर 4, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में सहायक। देश के नागरिकों को पारस्परिकता में बांधने के लिए एक विचारधारा, एक दल, एक नेता का होना पर्याप्त होता है। सभी नागरिक बंधुओं की भावना से अनुप्रमाणित रहते हैं। एक राष्ट्र का नारा एक ही झंडे के नीचे सबको खड़ा रहने देता है। देश की भक्ति का इतना प्राबल्य होता है कि नागरिक अपने देश तथा नेता के लिए बलिदान तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, संकट काल में तानाशाही व्यवस्था सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय व आदर्श एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है। इसमें समय पर उचित कार्रवाई करना सफल हो जाता है। युद्धकालीन संकट में तो यह व्यवस्था विजय दिलाती है। नंबर 6, अधिनायक तंत्र व्यवस्था में देश का बहुमुखी विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में तेजी से विकास की व्यवस्था होती है। एकता, अनुशासन व कर्तव्यपरायणता के कारण विकास की श्रेष्ठ व्यवस्था हो जाती है। रूस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की और स्पेन का अभी तक इतिहास इस बात का साक्षी है। जैक्सन ने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस दी वार में ठीक ही लिखा है, स्पेन वासियों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेलें समय पर चली हैं। अधिनायक के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हैं, कृषि फली फूली है, श्रम संकट दूर हो गया है। नंबर 7, कुछ विद्वानों अधिनायक तंत्र को मानव स्वभाव के अनुकूल भी मानते हैं। इसके पक्ष में उनका कहना है कि मनुष्य के स्वभावतः अपने हितों की रक्षा की इच्छा अवश्य होती है। यह अपनी रक्षा चाहता है, चाहे वह किसी भी द्वारा की जाए। अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उसकी रक्षा व्यवस्था कौन करता है। वह तो सुरक्षा चाहता है, अपने हितों की पूर्ति चाहता है। अधिनायक तंत्र में ऐसा संभव होने के कारण ये मानव स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था भी मानी जाती है। नंबर 8, विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में भी अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया है। विकासशील राज्यों में
जन इच्छा की अनुशासन अभिव्यक्ति की समस्या उत्पन्न प्रबल रही है। विकास के विभिन्न चरणों को पार करने के प्रयास में नवोदित राष्ट्र जन आकांक्षाओं को जागृत तो कर लेते हैं, परंतु जन आकांक्षाएँ जितनी तेज़ी से जागृत होती हैं उतनी तेज़ी से वे उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। इसके कारण राज्य व्यवस्था पर तनाव बढ़ते हैं एवं उसके टूटने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। हंटिंगटन ने ठीक ही लिखा है, नवोदित राष्ट्रों में प्रथम कार्य राजनीतिक सहभाग, शिक्षा आदि की वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संरचनात्मक ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एक दलीय शासन या सैनिक अधिनायक तंत्र भी उपयुक्त हो सकता है। अधिनायक तंत्र के दोष। अधिनायक तंत्र के गुणों के होते हुए इस प्रणाली का किसी भी देश में लंबी अवधि तक प्रचलन नहीं रह पाता है। इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है जहाँ कभी भी अधिनायक तंत्र स्थापित होता है वहीं पर ऐसी स्थिति आती है जब जनता सत्ता संपन्न सर्वोच्च शासक को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक क्रांति तक का सहारा लेने में नहीं हिचकती है। इससे स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां अवश्य पाई जाती हैं। संक्षेप में इस प्रणाली के दोष इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होना के कारण व्यक्ति को सब कुछ सुविधाएं होते भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छानुसार विकसित करने का वातावरण नहीं मिल पाता है तथा वह अपने जीवन को अपूर्ण ही रखने पर मजबूर हो जाता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार स्वतंत्रता नहीं रहती है, इससे उसका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। तानाशाही व्यवस्था में मौलिक अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अतः तानाशाही व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व के दमन का वातावरण बनाना है। नंबर 2, अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था में अत्याचार और अनाचार का बोलबाला रहता है। अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फैला रखता है। विरोधियों पर बर्बर तरीके से सफाया कर दिया जाता है। इसमें मानव भयग्रस्त होकर जेल के सीकचों में बंद सा हो जाता है। देश में कहीं बात की अगर तानाशाही की इच्छा के प्रतिकूल है तो उसको ठुकरा दिया जाता है तथा उसके विरुद्ध बात कहने वाले को देशद्रोही कहकर मौत की घाट उतार दिया जाता है। तानाशाही व्यवस्था देश के लिए अहितकर होती है। इस व्यवस्था में निर्णय एक व्यक्ति लेता है जो किसी भी प्रकार का विरोध या सुझाव स्वीकार नहीं करता है। इससे तानाशाह द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का अहितकर प्रभाव सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है। अधिनायक का हर निर्देश लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वे निर्देश राष्ट्रीय हित में हो अथवा नहीं हो। इस प्रकार तानाशाही व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को समुचित संरक्षण नहीं रहता है। नंबर 4, अधिनायक तंत्र में साधारण व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता, क्रियाशीलता तथा स्वतंत्रता की भावना का पूर्णतः लोप हो जाता है, क्योंकि उन्हें बोलने अथवा विचारने आदि की किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति का तन, धन और यहाँ तक कि मन भी अधिनायक के लिए हो जाता है और उसे अधिनायक जिधर हाँके उधर ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अधिनायक तंत्र के गुण और दोष के विवेचन से स्पष्ट है कि ये व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती तथा उसे मनुष्य के रूप में रहने नहीं देती। इसमें मानव का व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। उसकी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत भी उसको कुछ कमी सी महसूस होती है। उसका जीवन कैदी का सा हो जाता है। इसलिए ही अधिनायक तंत्र के अनेक लाभ के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करता है। इस शासन में व्यक्ति के लिए सब कुछ रहता है, परंतु फिर भी उसकी ऐसी व्यवस्था में घुटन होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता है, वह उसके अलावा भी बहुत कुछ पाना व करना चाहता है, जो केवल सोचने, विचारने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव होता है। अतः अधिनायक तंत्र सभी आकर्षणों के बावजूद भी
तनाव मस्तिष्क की भूख मिटाने के साधनों पर रोक लगाने वाला होने के कारण जनसाधारण द्वारा अमान्य ही रहता है। इस कारण के गुण दोषों की विवेचना के बाद इसके भविष्य के बारे में संकेत देना सरल हो जाता है।